आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फोर्सेस अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऐलान किया और उसके बाद कहा कि ईरान ने और समय मांगा है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी एनर्जी प्लांट स्ट्राइक पर लगी रोक को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया और ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर मैं ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की कार्रवाई को 10 दिनों के लिए रोक रहा हूं, जो सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक जारी रहेगा। और इन सबके बीच ट्रंप ने एक और बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को कीमती तोहफा भेजा है। ईरान ने होर्मुज से 10 टैंकर्स पार करने की इजाजत दे दी है। 8 टैंकर रवाना हो चुके हैं। ईरान 2 टैंक और भेजेगा। ट्रंप ने बताया कि इन टैंकर्स पर पाकिस्तानी झंडे लगे हैं और वो जल्द ही उनके पास पहुंच जाएंगी। तो ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान। इससे पहले ट्रंप ने 5 दिन का ऐलान किया था ईरान पर हमले नहीं करने का, लेकिन अब सीमा को बढ़ा दिया गया है, इस समय को बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके ट्रंप ने ऐलान किया कि 10 दिन का सीज़फायर होगा। 10 दिन तक हम न्यूक्लियर प्लांट पर और जितने भी पावरफुल प्लांट हैं ईरान के, उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इन सबके बीच ईरान का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि इससे पहले की बातचीत और सीज़फायर को लेकर के भी ईरान ने साफ कह दिया था कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान से बातचीत को लेकर के ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ईरान ने अमेरिका को कीमती तोहफा दिया है। 10 टैंकर्स को अमेरिका रवाना कर दिया गया है। 10 ऑयल टैंकर्स का गिफ्ट ट्रंप को दिया गया है, जिसमें से 8 टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुके हैं। 2 और टैंकर्स ईरान की तरफ से भेजे जाएंगे। ट्रंप ने फिर टाला हमला, ईरान से बातचीत जारी। ईरान बातचीत को तैयार, ट्रंप को तोहफे में टैंकर। होर्मुज खुलेगा, एनर्जी सप्लाई होगी बहाल, जंग कब रुकेगी? फिलहाल तो ये जंग 10 दिनों के लिए और टल गई है। ईरान के एनर्जी प्लांट 6 अप्रैल तक सेफ जोन में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत 21 मार्च को 48 घंटे के अल्टीमेटम के साथ की थी। फिर इस अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए बढ़ाया। यह अल्टीमेटम शुक्रवार को खत्म हो रहा था, लेकिन उससे 1 दिन पहले ही ट्रंप ने 10 दिन के लिए हमला टालने का ऐलान कर दिया। साफ है कि अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर किया गया वो पोस्ट है जिसमें अगले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला न करने का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने जोर दिया है कि इस पोस्ट को सबूत माना जाए कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, ईरानी सरकार के अनुरोध पर कृपया इस बयान को इस बात का सबूत माने कि मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए यानी सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक के लिए रोक रहा हूं। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके उलट दिए जा रहे गलत बयानों के बावजूद ये बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि इस पोस्ट से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे टाल दिया था, लेकिन ये संकेत जरूर दिए कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। Is the Friday deadline for Iran, is that pushed back now, or and if not, what do you need to say? You haven't decided. And if not, I don't know yet. I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And we have a lot of time. You know what?
it's a day. In Trump time, a day, you know what it is? That's an eternity. फिलहाल सारा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज को लेकर कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उन्हें 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट के तौर पर भेजे हैं। President, do you have a new deadline, given that there are some talks now? Do you have a new deadline before taking? No, I'll announce it. I mean, right now, you're talking about a deadline for doing some pretty big damage, even bigger than we've done. We'll see. Look, we have very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news, and they said, a very good anchor, actually, happened to be Fox, but I watched it, and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. ट्रंप के इस बयान का ईरान की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। हॉर्मुज के रास्ते अमेरिका के लिए टैंकर उस वक्त भेजे गए हैं जब ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में फौजी जमावड़ा बढ़ा दिया है, और ये जमावड़ा हॉर्मुज को खुलवाने के साथ साथ खार्ग और लरक आइलैंड पर कब्जे के लिए भी हो सकता है। शुरुआत हॉर्मुज को खुलवाने के मिशन से हुई है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने IRGC के नेवी कमांडर अली रजा तंगसिरी को ढेर कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने में अली रजा तंगसिरी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके साथ साथ अमेरिका अपनी मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। इसके अलावा जमीनी लड़ाई के लिए A-10 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं। अमेरिकी सेना के 35 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ईरान पर बातचीत का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो हमला होगा। ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी सेंटर्स पर जबरदस्त हवाई हमले किए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 12,000 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इस बातचीत से पहले ईरान हर्जाना, सुरक्षा गारंटी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल की मांग कर रहा है। हालांकि अमेरिका साफ संकेत दे चुका है कि वो उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए समझौते के आसार भी नजर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ ये भी साफ हो रहा है कि तेहरान की तरफ से असल में बातचीत कौन कर सकता है, क्योंकि ईरान में सरकार चला रहे बड़े धड़े को अमेरिका पर भरोसा ही नहीं है। और बड़ी खबर, एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा है कि अमेरिकी सैनिक युद्ध की शुरुआत से ही खाड़ी देशों में स्थित अपने सैनिक ठिकानों से भागकर होटल्स और दफ्तर में छिप गए हैं। अमेरिकी सैनिक नागरिकों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर कर रहे हैं। अरागची ने एक होटल के ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका के होटल उन अधिकारियों को बुकिंग स्वीकार करने से मना कर देते हैं जिनसे ग्राहकों की जान को खतरा हो सकता है। गल्फ देशों के होटल्स को भी ऐसा ही करना चाहिए।
तो ट्रंप बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। ईरान के पावर प्लांट्स पर 10 दिन तक हमला नहीं करने का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया था। पहले 5 दिन और अब इसे बढ़ा करके 10 दिन कर दिया गया। आराची ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि ईरान के हमले में अमेरिका के 13 बेस बर्बाद हो गए हैं और ईरान के हमलों की वजह से अमेरिकी सैनिकों को होटल और दफ्तरों में शरण लेनी पड़ रही है। अमेरिकी अधिकारी और मिलिट्री पर्सनल्स के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक तितर बितर हो चुके हैं। यहां तक कि कई सैनिक यूरोप चले गए, जबकि कुछ सैनिक मिडिल ईस्ट में ही हैं, लेकिन वो अपने बेस से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। और जिन बेस का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है उनमें कुवैत में स्थित पोर्ट शुएबा है, अली अल सलेम एयरबेस और साथ ही कैंप बुहरीन को खासा नुकसान पहुंचा है। पोर्ट शुएबा में अमेरिकी आर्मी के टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर को ईरान ने उड़ा दिया, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन ने कतर के अल उदय एयरबेस पर भी हमला किया, जिससे एक महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बहरीन में एक 1 वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में ईंधन भरने वाले टैंकर्स और संचार प्रणालियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तो एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले 10 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले नहीं करने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो ईरान के IRGC के ठिकानों पर हमले का है। अमेरिका का दावा यह है कि 28 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन में ईरान में अब तक 10,000 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान जंग के बीच तेहरान एयरपोर्ट के पास इजरायल ने एक बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान से आए वीडियो में शहर के ऊपर से गुजरते फाइटर प्लेन देखे गए हैं और तेहरान एयरपोर्ट के पास के इलाकों को निशाना बना करके हमले किए गए हैं। तो ईरान जंग के बीच तेहरान एयरपोर्ट के पास इजरायल ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। तेहरान से आए वीडियो में शहर के ऊपर से गुजरते हुए फाइटर प्लेन देखे जा सकते हैं और तेहरान एयरपोर्ट के पास के इलाकों को निशाना बना करके इजरायल की तरफ से ये हमले किए गए हैं। क्योंकि बीते दिन ईरान लगातार इजरायल पर हमले कर रहा था और इजरायल अब ताबड़तोड़ हमले तेहरान में एक बार फिर से करता हुआ नजर आया। एयरपोर्ट के पास वाला ये इलाका आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस विजुअल में आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि कितना तेज धमाका हुआ। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इजरायल कर रहा है, जिसकी तस्दीक करती हुई ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 कैमरों से अलग अलग एंगल से आप देखिए किस तरह से ईरान के तेहरान में आग का गोला, हर तरफ धमाकों की गूंज और कई मिसाइल से जगमगाती आसमान की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के करमान शाह में IRGC के एक गुप्त मिसाइल लॉन्च साइट पर हमला किया है। जिस लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया वो इलाका अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों पर लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के साथ पिछले अभियानों में इस क्षेत्र को बार बार निशाना बनाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लॉन्च से पहले मिसाइलों को नष्ट करना है और रणनीतिक संपत्तियों को नष्ट करना है। साथ ही ईरानी युद्ध में एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। ईरान के ऊपर से उड़ते हुए एक ईरानी मैनपेट अमेरिकी नौसेना ने हॉर्नेट विमान से टकराने से बाल बाल बच चुका है। गुरुवार को ईरान के ऊपर से गुजरते हुए एक ईरानी मैनपेट अमेरिकी नेवी के सुपर हॉर्नेट विमान से टकराने से बाल बाल बच गया। जिस वक्त मैनपेट और US नेवी का हॉर्नेट हवा में थे, उस वक्त ये बहुत ही करीब मामला था। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि 10 दिन तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पैरेलली इजरायल ईरान के तेहरान पर लगातार हमले कर रहा है। कई ऐसे रिहायशी इलाके जहां पर बम बारूद इजरायल की तरफ से लगातार गिराए जा रहे हैं। तो इजरायल के हमले के बाद से ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। कुछ ही घंटों में ईरान ने 7 मिसाइलें दागी हैं। ये हमले काफर, कसीम, तेल अवीव उत्तरी इलाकों में हुए हैं। ईरान के क्लस्टर मिसाइल हमलों में इजरायल के 3 शहरों में 9 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं मिडिल ईस्ट में भी ईरान का अटैक जारी है। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए छोड़े गए इंटरसेप्टर मिसाइल्स के मलबे से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ईरान रुकने वाला नहीं है। जबरदस्त प्रहार वो इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद US बेसेस को लगातार टारगेट कर रहा है। जो इंटरसेप्टर मशीन से, सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे भी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।
अब आपको ईरान के क्लस्टर बम से इजरायल पर किए गए हमले की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ईरान ने इजरायल के कफर कासीम में क्लस्टर बम से हमला किया। एक बम कफर कासीम के रिहायशी इलाकों पर गिरा और धमाके के साथ एक कार पलट गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि ईरान का ये क्लस्टर बम किस तरह से कहर बरपा रहा है। इन बमों से इजरायल में काफी ज्यादा तबाही मची है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे एक पार्किंग में कार खड़ी थी और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये मंजर कैद हो गया। कई ऐसे वीडियोस और फुटेजेस हैं जो इस युद्ध के सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन घर में रिहायशी इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे, जो लोग मोबाइल से कैप्चर कर पा रहे हैं, वो दिखाते हैं कि ईरानी मिसाइल इजरायल पर कितने ज्यादा डैमेज की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ईरान युद्ध के बीच पेट्रोल और गैस की किल्लत को लेकर के उड़ाई जा रही अफवाहों की वजह से देश के अलग अलग शहरों के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कह चुकी है कि देश में तेल और गैस के पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसी को लेकर के आज पीएम मोदी 30 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग में हालात को लेकर के राज्य में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इसी बीच अफवाहबाजों और कालाबाजारी पर दिल्ली से पंजाब और यूपी से गुजरात तक जबरदस्त एक्शन जारी है। पेट्रोल एलपीजी के लिए शहर शहर कतार, एक्शन में सरकार। अफवाहबाजों ने बिगाड़े हालात, कहीं भिड़े ग्राहक, कहीं चले हाथ। सप्लाई पर प्रशासन का फोकस, कालाबाजारी पर सख्त सरकार। शहर शहर पेट्रोल और रसोई गैस के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कहीं पंप कर्मी और कस्टमर की भिड़ंत हो रही है, तो कहीं बेसब्र भीड़ के बीच अपनी बारी के इंतजार में जूतम पैजार। लेकिन अफवाह से इतर हालात कुछ और हैं। गोरखपुर और देवरिया की तरह ही यूपी के बाराबंकी में भी लोगों की लंबी कतारें उमड़ी। यहाँ के डीएसओ ने कमान संभाली और माइक पर भीड़ को पर्याप्त पेट्रोल होने की जानकारी देने लगे। कृपया ध्यान दें, अभी जिस पंप पर आप खड़े हैं यहाँ 25,000 लीटर डीजल और 18,000 लीटर पेट्रोल है। डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है। अभी 18 केल डीजल और पेट्रोल इस पंप के लिए ऑन द वे है। पैनिक क्रिएट न करें। जो बात बाराबंकी के पेट्रोल पंप पर वहां के डीएसओ कह रहे हैं, वही बात केंद्र सरकार पिछले कई दिनों से हर रोज कह रही है कि देश में न तो रसोई गैस की किल्लत है और न ही अगले 2 महीने तक पेट्रोल की कमी होने वाली है। ऐसे में अफवाह और पैनिक बाइंग से बचने की जरूरत है। हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के लिए शहर शहर भीड़ के बढ़ते मामलों के बीच सरकारें अलर्ट हैं। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 50% तक बढ़ा दी गई है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमी की अफवाहों को खारिज किया है और कहा है कि केंद्र के निर्देश के बाद दिल्ली में 1800 सिलेंडर प्रतिदिन से बढ़ाकर 4500 सिलेंडर किया गया है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर को सबसे बड़ा हिस्सा 3375 सिलेंडर दिए जा रहे हैं, तो वहीं प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए 5 किलो के 684 सिलेंडर हर रोज दिए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार सप्लाई बढ़ा रही है, तो वहीं जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 70 टीमें सक्रिय हैं, जो नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वेस्ट दिल्ली के रनहोला में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध स्टोरेज और कालाबाजारी के बड़े खेल का खुलासा करते हुए अलग अलग कंपनियों के 459 सिलेंडर जब्त किए हैं। इस मामले में गैस एजेंसी के मालिक को जेल भेज दिया गया है। रसोई गैस के सिलेंडर के अवैध स्टोरेज को लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर में भी प्रशासन एक्टिव हुआ और प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सिलेंडर जब्त किए।
इधर सीएम योगी ने जमाखोरी और पैनिक क्रिएट करने वालों पर एक्शन का निर्देश दिया है, जिसके बाद एक्शन में आए प्रशासन ने पेट्रोल पंपों का इंस्पेक्शन शुरू किया। प्रशासन की कोशिश है कि तेल की सप्लाई दुरुस्त हो, जिससे पेट्रोल पंप पर शॉर्टेज न हो पाए। ये जो अचानक एक जो स्पाइक हुई है, लगभग 30 to 35% अचानक जो कंजम्पशन बढ़ोतरी हुई, जिसी की वजह से जैसे आप बता रहे हैं कि लाइन लगे हैं या तो जो क्राउड ज़्यादा जो पंप्स में आए हैं, और जो बैठक में भी OMCs के द्वारा अश्योर किया गया, और मैं सारे लोगों को अश्योर भी करना चाहूँगा कि सप्लाई पोजीशन में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टेज नहीं है। और मैं सबसे अनुरोध भी करूँगा कि पैनिक बाइंग कृपया ना करें, और जो प्रत्येक पेट्रोल पंप में जो सप्लाई पोजीशन है उसको लगातार मॉनिटर करते हुए जहाँ जहाँ शॉर्टेज हो तुरंत उसमें रिफिल सुनिश्चित करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निर्देशित भी किया गया है। एक तरफ योगी सरकार पेट्रोल और गैस की किल्लत को अफवाह बताते हुए लोगों को पैनिक बाइंग से बचने की सलाह दे रही है, तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने पेट्रोल पंप और LPG के लिए लग रही लाइन को सियासत से जोड़ते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। आज देश भर में कई जगहों पर रामनवमी मनाई जा रही है। भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन शोभा यात्रा निकालने पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल झारखंड के गढ़वा शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। वैसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से भी सामने आई है, जहां पर शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है और कोई भी दंगा या बवाल नहीं हो पाया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसे शहर शहर शोभा यात्रा निकाले जाने पर दिक्कत है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि आज भी कई जगह पर यात्रा निकलेगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन भी हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी शोभा यात्रा निकली। प्रशासन ने कई शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत लोगों को दे दी है, राम भक्तों को दे दी है। 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आप किसी भी प्रकार का हथियार यहाँ पर लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको, 3 तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झारखंड की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की, जहाँ पर शोभा यात्रा के दौरान बवाल देखने को मिला। रामनवमी की शोभा यात्रा पर किसकी गंदी नजर? शोभा यात्रा पर पथराव कर कौन भड़काना चाहता है दंगा? रामनवमी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कौन रच रहा है साजिश? रामनवमी के मौके पर जगह जगह शोभा यात्राएं निकल रही हैं। लोग राम भक्ति में मस्त हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुशी में खलल डालने की कोशिश में लगे हैं। और उसी का नतीजा है कि देश के कई शहरों में हंगामा, मारपीट और हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई, जहां रामनवमी पर माहौल तनावपूर्ण बन गया। सड़कों पर पत्थर पड़े हैं, भारी संख्या में पुलिस पहुंची है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। दरअसल गढ़वा के रामकंडा थाना क्षेत्र में लोग रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान डीजे बजाने और झंडा गाड़ने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। मामले की सूचना पर मौके पर दल बल के साथ पहुंची पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। गढ़वा में फिलहाल हालात काबू में तो आ गए, लेकिन टेंशन अभी बनी हुई है। यही वजह है कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, रामकंडा में झांकी निकालने के दौरान इस बात को लेकर गलतफहमी दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुई, जिसके कारण यहाँ पर पुलिस बल बड़ी संख्या में भी प्रतिनियुक्त किया गया है और स्थिति को पूरी तरीके से अभी नियंत्रण में है। और हमारे ऑफिसर्स और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस दौरान भीड़ जो थोड़ी उग्र हो रही थी उसको नियंत्रण में लाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया और अभी के समय में स्थिति नियंत्रण में है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी इस प्रकार के तत्व जो शामिल हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं इस पर्व त्योहार के हर्षोल्लास के माहौल को बिगाड़ने का कहीं न कहीं प्रयास किया है, उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और निश्चित तौर पर पुलिस उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। गढ़वा की तरह ही महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से भी तस्वीरें सामने आई।
जहां श्री रामपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे शहर में तनाव का माहौल बन गया। पथराव तब किया गया जब शोभा यात्रा सैयद बाबा दरगाह चौक और मीनार मस्जिद के सामने पहुंची थी। तभी असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा पर जमकर पत्थर फेंके। घटना में 3 लोग और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया और लोगों को समझाकर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। मामले में अब अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जहां राम भक्त नाला सुपारा के रहमत नगर इलाके से शोभा यात्रा ले जाने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। जिसके बाद राम भक्तों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल शोभा यात्रा जब रहमत नगर क्षेत्र की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में पुलिस ने एक गली से रैली निकालने पर आपत्ति जताई और उस रास्ते पर रोक लगा दी। इसके बाद उसी रास्ते से शोभा यात्रा निकालने को लेकर लोगों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। इस बीच लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हालांकि स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस का दावा है कि स्थिति काबू में है, लेकिन शोभा यात्रा रोके जाने पर लोगों में गुस्सा दिखा। रामनवमी यात्रा निकलने वाला था, शोभा यात्रा, तो हमारे यहाँ से पास हुआ था इधर से जाने का, तो पुलिस वाले पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग किए थे, ठीक है, उधर रोक दिए। यहाँ पे पुलिस वालों को थोड़ा सा करके हम लोग कन्वेंस करके आगे बढ़े। यहाँ से 150 पब्लिक अंदर से होके, हमारे रहमत नगर से होके वो यात्रा जहाँ से निर्धारित हुआ आगे, लेकिन हमारे गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारे गाड़ियों को नहीं जाने दिया रहा है। उसके लिए पुलिस बैरिकेडिंग की है। 150 पब्लिक हमारी जाके उधर से आ गई, 100 से 150, उनको कुछ नहीं हुआ। प्रशासन को केवल तकलीफ है, हमारे जो भी 150 आदमी गए वहाँ से कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक जाके वहाँ से चले आए, सारे नगर से चले आए। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन क्यों रोक के रखी है? उसके बाद अभी पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज भी की है, लाठीचार्ज कर रही है अभी इन लोगों के ऊपर। हंगामा पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी हुआ, जहां रामनवमी पूजा को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच नारेबाजी हुई। यहाँ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि कैंपस में पूजा कराने के लिए बाहर से ऑर्गेनाइजर लाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ एबीवीपी मेंबर्स का कहना है कि इफ्तार के दौरान किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लेफ्ट की दिक्कत सिर्फ राम पूजा को लेकर है। हालांकि यूनिवर्सिटी में कोई बवाल ना हो, उसके लिए वाइस चांसलर मौके पर पहुंचे और पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। आज भी कई जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन देश भर में माता के मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, क्योंकि आज अयोध्या में रामनवमी के खास मौके पर अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। दरअसल आज दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामलला के जन्म पर दोपहर 12 बजे हाईटेक व्यवस्था से सूर्य तिलक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसकी तैयारी तकनीक टीम कर रही है। जन्मोत्सव की तैयारी सुबह से ही अलग अलग अनुष्ठानों के साथ शुरू हो जाएगी। प्रभु रामलला को दुग्ध, दही, शहद और सरयू जल से स्नान करवा सकते, कीमती आभूषण और पोशाक पहनाई जाएगी। इसके बाद 12 बजते ही रामलला का सूर्य तिलक होगा और फिर महाआरती होगी, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो आज एक अद्भुत नजारा राम भक्तों को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिलेगा। रामलला का दिव्य श्रृंगार होगा और आज रामनवमी के इस खास कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या के राम मंदिर में क्या तैयारियां हैं, उसका डिटेल भी आपको हम बता रहे हैं। उसका जो शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य तिलक के बाद महाआरती का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग राज्य से लोग अयोध्या पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। रामलला का अभिषेक 9:30 बजे होगा। 10:30 से 10:40 तक गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद सुबह 10:40 से 11:45 पर रामलला का
श्रृंगार होगा। रामलला को 56 भोग लगेगा। 11:45 पर दोपहर 12 बजे रामलला का भव्य सूर्य तिलक का आयोजन किया जाएगा। अच्छा है, उत्साहपूर्ण माहौल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। अयोध्या के अलावा आज बिहार से लेकर के हैदराबाद तक रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हैदराबाद में आज टी राजा सिंह के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकलेगी, जिसे लेकर के प्रशासन ने मस्जिदों के पर्दे से ढकवा दिया है ताकि किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, जहां पर डाक बंगला चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। कानपुर में भी अति संवेदनशील इलाके रावतपुर में प्रसिद्ध रामलला मंदिर की शोभा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को अद्भुत किले में तब्दील कर दिया है। अभेद किले में तब्दील करते हुए अलीगढ़ में भी 100 साल से रामनवमी मेले पे निकाले जाने वाली शोभा यात्रा पर विवाद गहराया हुआ है। आयोजकों का कहना है कि पुराने संकरे रास्ते से शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, लेकिन प्रशासन का कहना था कि रास्ता बदला नहीं जाएगा, जिसके चलते शोभा यात्रा को रद्द कर दिया गया है। और रामनवमी के मौके पर जम्मू कश्मीर से एक अच्छी खबर आई है। कश्मीर के हब्बा कदल में प्राचीन रघुनाथ मंदिर 36 साल बाद हिंदू भक्तों के लिए कल खोला गया। इस मौके पर रघुनाथ मंदिर समिति ने भव्य समारोह का आयोजन किया। झेलम नदी के किनारे बने मंदिर को फूल और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। घंटे घड़ियाल बजे, मंत्रों का उच्चारण हुआ और भजन भी गूंजे। हिंदुओं ने 36 साल बाद यहाँ पर रामनवमी बनाई है। हब्बा कदल का ये मंदिर 18वीं शताब्दी में महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया। इस मंदिर में रामनवमी पर सबसे बड़ा आयोजन होता था। शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। 1990 में कश्मीरी पंडित भी यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो गए। तभी से ये मंदिर बंद पड़ा था। अब मंदिर को रेनोवेट किया गया, जिसे हिंदू काफी खुश हैं। खास बात यह भी है कि मंदिर के रेनोवेशन में स्थानीय मुस्लिम परिवारों ने काफी ज्यादा मदद की। पुरानी परंपरा निभाते हुए हवन पूजन के लिए मुस्लिमों के घर से लकड़ियां लाई गई, चावल लाए गए। हिंदू परिवारों ने इस मौके पर कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जल्द शुरू हो जाएगी। जो इस टाइम हमें फील हो रहा है, थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट एज कम्पेयर टू 90s। अभी हमें लग रहा है कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे भाई साहब हैं, पूरे 3 दिन से हमारे साथ ही यहाँ पे हैं। जितनी हमारी बरादरी थी, जो हमारे जान पहचान के थे, वो यहाँ पे, और उनको मुझे लगता है हमसे ज़्यादा खुशी उनको हो रही है। इस मंदिर की जो हालात थे ना, मैं 92 में आया, जितने कश्मीरी पंडितों के मकान यहाँ पे बेचे हुए हैं, उसका जो मलबा है वो डंप इस मंदिर में हुआ है। और जब मैं यहाँ पे आता था तो मुझे सिर्फ रोना आता था, उसके सिवाय कुछ नहीं। मगर परमात्मा और राम जी की कृपा ये रही है कि वो मलबा भी आज यहाँ पे नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। इनका बड़ा योगदान रहा हमारे साथ। जब से हम यहाँ आए, हर चीज़ के लिए हम इनके खिड़की दरवाजे नॉक करते हैं, ये चाहिए, और ये सामने लेके आ जाते हैं। तो नेचुरली ये होना चाहिए। एंड बेस्ट टाइम है, अभी लोग वापस आए, आस्ता आस्ता वापस आए यहाँ पे। कि हम आए जब हमने फील किया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। खुशी है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने दिनों के बाद भगवान राम जी की वापसी हो रही है। और कश्मीर में तो इसी तरह सभी मंदिर खुलें, कश्मीर फलता फूलता रहे, यही हमारी मनोकामना है। और मंदिर खुलने के बाद स्थानीय मुसलमान भी काफी खुश हैं। लोगों ने कहा है कि उनका बचपन इसी मंदिर के आसपास बीता। जब घाटी में माहौल शांत था, तब हिंदू मुसलमान मिलकर रहा करते थे। इसी मंदिर से लोगों की दिनचर्या शुरू होती थी, लेकिन आतंकियों ने पूरा माहौल खराब कर दिया। मुस्लिम परिवारों ने कहा कि अब रौनक लौटने लगी है। उन्हें उम्मीद है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कि आज 36 सालों बाद, 36 वर्षों बाद हमारे ये पंडित बरादरी जो है, जो मतलब हमसे कुछ साल बड़े हैं और कुछ साल छोटे भी हैं कुछ, तो उनके साथ हमारी 36 साल के बाद असल में मुलाकात जिसको कहते हैं हो गई। तो इतनी खुशी अंदर है कि हम बयान नहीं कर पाएंगे। बस इतना तो ज़रूर कहेंगे कि हमारा सारा बचपना जो यहाँ गुजरा है, तो उस हमारे बचपन में जो चहल पहल यहाँ होती थी, अभी तो खैर वो दिखती नहीं है यहाँ, क्योंकि हम बच्चे थे उस वक्त। तो आज कुछ ये देख के वो यादें ताज़ा हो रही है हमारी कि
यहाँ दोबारा ये मंदिर खुल गया और हमारे जितने भी साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। हमें दर्द था, यहाँ दिल में दर्द था कि कब ये मंदिर खुले, कब यहाँ के हमारे पड़ोसी हैं ये यहाँ वापस आए अपने हिसाब से। बेशक वो दूर दूर ही रहे, लेकिन आज का ये दिन ये एक मैसेज आएगी हर जगह कि जो लोग हमें समझते थे कि हम अलग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अलग नहीं हैं, एक साथ हैं। बंगाल में अगले महीने चुनाव है। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। हर कोई अपने अपने वोटर्स को साधने में लगा है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी के बयान से घमासान मचा हुआ है। दरअसल आसनसोल की रैली में पहुंची ममता बनर्जी ने खुद को पांडव और बीजेपी को कौरव बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन इस महाभारत में जीत पांडवों की ही होगी। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच है। हम पांडव हैं और बीजेपी कौरव, इसीलिए जीत हमारी ही होगी। तो ममता बनर्जी इससे पहले भी जब चुनावी जो कैंडिडेट्स की सूची थी, जब वो भी रिलीज हुई थी, तब भी ममता बनर्जी ललकारती हुई नजर आई थी और कई शेरो शायरी भी ममता बनर्जी ने इस मंच से की थी। और इस बार उन्होंने बीजेपी को कौरव और खुद को पांडव बताया और कहा कि इस लड़ाई में, इस महाभारत में पांडवों की जीत होगी। तो ममता बनर्जी लगातार चुनावी कार्यक्रम कर रही हैं और मंच से एक के बाद एक कई सियासी बयान भी वो जारी करती हुई नजर आ रही हैं। আমি আপনাদের প্রথমেই বলি, কয়েকদিন আগে ঈদ হয়ে গেল, ঈদ মোবারক। বাসন্তী পুজো, আজকে অন্নপূর্ণা পুজো, কালকে রামনবমী, এরপরে আছে মহাবীর জয়ন্তী, তারপরে আছে হনুমান জয়ন্তী, তারপরে আছে গুড ফ্রাইডে, তারপরে আছে বাংলার শুভ নববর্ষ, অন্যান্য রাজ্যেরও। সকলকে আমি আমার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি পুরো আসানসোল নিয়ে যদি বলি, তাহলে আমার এই জায়গাটার নাম কি বলুন তো? পাণ্ডবেশ্বর। মানে লড়াইটা কিন্তু কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের। আমরা পাণ্ডব और बीजेपी कौरव। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना कौरवों से की है, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी जवाब दिया है। शुभेंदु ने कहा कि ममता हिंदू विरोधी हैं और इसीलिए जब पूरा देश रामनवमी मना रहा है, तब ममता पांडेश्वर में वोट मांग रही हैं। और आपको बता दें, भवानीपुर से चुनावी मैदान में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बीते चुनाव की अगर बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1900 वोट से हराया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को भी भवानीपुर से टिकट दे दिया है। आज पूरा बंगाल रामनवमी मना रहा है। ममता बनर्जी भाषण दे रहा है। ममता बनर्जी रामनवमी में अटेंड नहीं किया। ममता बनर्जी भाषण दे रहा है, वोट मांग रहा है। ममता बनर्जी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का साथ नहीं है, वो आज साबित कर दिया। पूरा देश रामनवमी मना रहा है, बंगाल रामनवमी मना रहा है, सब मना रहा है। ममता बनर्जी पांडवेश्वर में भाषण दे रहा है। तो कौरवों से तुलना के बाद ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग और काउंटिंग में अफसरों के जरिए बीजेपी गड़बड़ करा सकती है। ऐसे में जिसके घर में जो कुछ हो उसे लेकर के बाहर आ जाएं और सामना करें। मोदी जी प्रधानमंत्री हबार आगे जिनि छिलेन, तखन ग्यासेर दाम छिलो 400 टाका, এখন সিঙ্গেলটার দাম হয়েছে 1100 টাকা আর ডবলটার দাম হয়েছে 2100 টাকা। মানুষ গ্যাস খাবে না খাবার খাবে? পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, আবার অ্যালার্ট করেছে। ওনাদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি। লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন,
কোভিডের সময় লকডাউন ছিল, আমরা 21 সালে কোভিডের মধ্যে যদি লড়াই করতে পারি, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে লড়াই করবার জন্য আমরা রাজি আছি। সব ওসিকে চেঞ্জ করছেন, সব বিডিও চেঞ্জ, সব এসপি চেঞ্জ, সব কমিশনারেট চেঞ্জ, সব ডিএম চেঞ্জ, সব বিডিও চেঞ্জ। বিজেপি পার্টি অফিস থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে কারা কারা হবে। আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনারা ভালো থাকুন যারা হয়েছেন, কিন্তু তারা মনে রাখবেন রাজ্যটা পশ্চিমবাংলা, এটা কিন্তু আপনাদেরও রাজ্য। এবং ভোটটা মানুষ দেবে। আপনারা যদি হুজ্জুতি করেন, আমি দায়িত্ব মা বোনেদের উপর দিয়ে গেলাম। মা বোনেরা যে রাধে সে চুলও বাঁধে। ইলেকশনের দিন, কাউন্টিং এর দিন যদি কেউ কোনো ফোর্স সাপ্লাই করে, আপনারা জোট বাঁধবেন, রুখে দাঁড়াবেন, আর যার যা বাড়িতে আছে তাই নিয়ে বেরোবেন। ममता बनर्जी को जवाब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कभी भी चुनाव आयोग से लड़ती हैं, कभी ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दीदी लोगों को बहकाने के लिए कुछ भी कहे, जनता उन्हें हटाने का मन बना चुकी है। हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया, सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं, और ईवीएम लेकर ममता जी को जो कहना है, बहुत लोग तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि ईवीएम को बदलने का काम पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले कर चुकी है। हम लोग इस बहस में जाना नहीं चाहते, जो बोलना है बोलने दीजिए। 2 महीना अभी भी है सरकार, ये 2 महीने में जो मन में आए बोलने दीजिए, लेकिन जाना तैयार है, तृणमूल चले गए। आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हम के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान के फायरिंग करने वाले वीडियो के बहाने निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रशासन मौन है और कार्रवाई शून्य है। साथ ही विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि बिहार में आखिर कानून का राज है या फिर जंगल राज है। फिलहाल ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा से लौटने के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नीतीश कुमार का कार के जब सड़क से गुजर रहा था, अचानक से एक बच्चा बीच जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन मौके पर मौजूद महिला सिपाही ने उस बच्चे को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए गुरुवार को एक अच्छी खबर आई है। एलपीजी लेकर के एक और टैंकर कर्नाटक के मंगलुरु पोर्ट पहुंचा। अपोलो ओशन नाम के इस टैंकर में कतर से एलपीजी लेकर के आए टैंकर शिवालिक से गैस ट्रांसफर की गई थी। शिवालिक टैंकर 16 मार्च को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था और उस पर लदी 46,000 टन एलपीजी 2 अलग अलग टैंकर्स में ट्रांसफर की गई थी। 17,600 टन एलपीजी अपोलो ओशन में ट्रांसफर की गई थी और वहीं एलपीजी लेकर के ये टैंकर्स कल कर्नाटक के मंगलुरु पोर्ट पहुंचा। इसके अलावा एलपीजी लेकर के आ रहे 2 और टैंकर्स जगवसंत और पाइप गैस 27 और 28 मार्च को भारत पहुंचने वाले हैं। ईरान ने 5 देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की इजाजत दे दी है। भारत के अलावा इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के टैंकर्स को ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इन देशों के टैंकर्स अब बिना किसी दिक्कत परेशानी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सकते हैं। من همینجا این رو هم عرض بکنم، تنگی هرمز از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان ما. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست، دلیلی نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार्शियली खोला है तो इसका असर ऑयल मार्केट पर भी दिखा। ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 2.25% घट करके लगभग $102 पर बैरल बंद हो गए। अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमतें भी 2.25% गिरी और वो $90 प्रति बैरल पर बंद हुआ। हालांकि अब ईरान ने दूसरे देशों के जहाजों को वहां से गुजरने देने के बदले में फीस वसूलने की शुरू कर दी है। गल्फ को ऑपरेशनल काउंसिल ने कहा है कि ईरान हर टैंकर से मोटी फीस वसूल रहा है। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC एक टैंकर से $2 मिलियन तक का
टोल वसूल रहा है। إن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الحدود، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على العبور في المضيق، وهي تعدي سافر مخالف وهي تعدي مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار। और अब आपको दिखाएंगे दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। राज्यों में गैस और तेल की सप्लाई को लेकर पीएम मोदी आज शाम मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। हालांकि बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करना है। इससे पहले बुधवार को ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष के नेताओं को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होंगे। फ्रांस में 15 से 17 जून तक G7 समिट का आयोजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा बनेंगे। भारत के इस फैसले का फ्रांस ने वेलकम किया है। ये सम्मेलन एवियन में होगा। भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। श्रीनगर में रामनवमी के अवसर पर बदलते कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। 36 साल बाद रघुनाथ मंदिर में पूजा और हवन किया गया। वहीं कटेश्वर मंदिर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा शहर से गुजरते हुए लाल चौक पर समाप्त हुई। वहीं दिल्ली, यूपी समेत देश के कई इलाकों में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान की झांकी और यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ में सुखना लेक पर आज और कल एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना की सदैव सर्वोत्तम सूर्य किरण टीम अपने हैरतअंगेज करतब से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर दिन करीब 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे। एयर शो के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है।